नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 मोशन, जो कि एक फिजिक्स का पहला चैप्टर भी होने जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एज ए इंट्रोडक्शन मोशन होता क्या है, व्हाट इज मोशन, इसके बारे में डिटेल जानेंगे। साथ साथ ये भी जानेंगे कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एज ए पूरा चैप्टर हम लोग जो पढ़ेंगे तो उसमें कौन कौन सा हम लोग को टॉपिक इसमें पूरा डिस्कस करना है, तो वो सारा चीज हम लोग पहले देख लेते हैं। तो इससे कंसेप्ट ओवरव्यू मिल जाएगा कि हम लोग को पूरे इस चैप्टर में, मोशन चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक को डिस्कस करना है। तो सबसे पहला इसमें आएगा कंसेप्ट ऑफ मोशन। तो मोशन का कंसेप्ट क्या होता है वो हम लोग सबसे पहले और इसी वीडियो में हम लोग पढ़ लेंगे। बाकी के जो पॉइंट है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो पहला जो इसमें रहेगा कंसेप्ट ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना है। इसमें मोशन क्या होता है इसके बारे में बताया जाएगा। तो उसके बाद अगला जो आएगा फिर होगा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन, अगर सीधे रेखा में अगर किसी ऑब्जेक्ट की मोशन होती है तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद टॉपिक आएगा यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो कुछ मोशन जो होते हैं हमारे डेली लाइफ में जो कि यूनिफॉर्म मोशन में आते हैं और कुछ मोशन होते हैं जो नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। तो इन दोनों में बीच में डिफरेंस क्या होता है, साथ साथ इसके साथ साथ क्या क्या अटैच इक्वेशंस आते हैं, तो वो सारा चीज भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाता है इंपॉर्टेंट चीज, स्पीड के बारे में हम लोग जानेंगे। डेली लाइफ में हम लोग स्पीड के बारे में तो डिस्कस करते ही हैं, तो स्पीड के बारे में इसमें जानेंगे। फिर आएगा वेलोसिटी। फिर स्पीड वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो चीज जानेंगे। और स्पीड वेलोसिटी के पहले हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को भी जानेंगे। ठीक है, स्पीड वेलोसिटी जान लिए, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जान लेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्सीलरेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये सब मेन मोशन के पॉइंट्स होते हैं। ये सबको आपको बेसिक चीजें ये सब जानना ही होगा, तभी आपको अच्छे से मोशन समझ में आएगा। उसके बाद ये सब पॉइंट पढ़ लेने के बाद, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, इसको पढ़ लेने के बाद हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। ग्राफ में अगर हम लोग को मोशन को रिप्रेजेंट करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो उसको हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे वो सब चीज हम लोग इसमें जानने वाले हैं। तो इसमें दो तरह का ग्राफ हम लोग को डिस्कस करना है। एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डिस्कस करना है, उसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्कस करना है। ठीक है, और ये सब जान लेने के बाद, ग्राफ जानने के बाद, हमें एक 3 इक्वेशन आता है जो कि मोशन के इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से जाना जाता है। उसमें 3 इक्वेशन का हम लोग डेरिवेशन भी देखेंगे, साथ साथ उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, साथ साथ इस पे न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, वो सारे चीज हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन में जानेंगे। और ये सब तो एक जो मोशन हो रहा था वो स्ट्रेट लाइन का मोशन था, उसका तक सर्कुलर मोशन भी होता है, तो उसके बारे में एक रफ इंट्रोडक्शन इसमें हल्का सा लेंगे। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है उसके बारे में चैप्टर के लास्ट वाला टॉपिक है, तो उसमें हम लोग जानेंगे। साथ साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो भी हम लोग इसमें साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं कंसेप्ट ऑफ मोशन के बारे में। तो मोशन क्या होता है, तो डेली लाइफ का अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं तो कोई भी चीज अगर मूव कर रही है तो उसको हम लोग मोशन में कहेंगे। ठीक है, कोई भी चीज आपके सामने अगर कोई भी चीज रखी हुई है, जैसे आपके सामने अगर फैन चल रहा है तो वो एक मोशन में है। पर्सन है, कोई भी पीपल है, वो मूव कर रहा है तो वो मोशन हो गया। कार अगर अपने जगह को चेंज करके दूसरे जगह जा रही है, कार मूव कर रही है, स्लो स्पीड में मूव करे, ज्यादा स्पीड में मूव करे, कैसे भी करके अगर वो मूव कर रही है तो उसको हम लोग मोशन कहेंगे। ठीक है, अगर कोई चीज स्टेबल है, कोई चीज कहीं पे रखा हुआ है, ग्लास ऑफ वाटर अगर टेबल पे रखा हुआ है तो आपके रेस्पेक्ट में वो मोशन में नहीं होगा। ठीक है, तो यही मेन डिफरेंस हो जाता है मोशन का और नॉन, जो रुका हुआ चीज है या फिर जो गतिमान चीज है या नहीं गतिमान चीज है। मोशन का हिंदी तो गति होता है। तो ये मेन कंसेप्ट है। अगर इसके हम लोग डिफिनेशन की बात करें तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस पोजीशन विद टाइम देन वी हैव कॉल्ड द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। अगर समय के साथ, ठीक है, अगर समय के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह को चेंज कर रही है तो उसको हम लोग मोशन कहेंगे। ठीक है, जैसे कि आप अपने घर से स्कूल तक जाते हैं, ठीक है, तो आपको घर से स्कूल तक जाने में आप में गति होगी, ठीक है, मोशन होगा, और ये जो मोशन होगा उसके साथ आपको एक टाइम भी लगेगा। हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपना जगह चेंज कर रही है और उसमें एक टाइम भी शामिल होगा तब उसको हम लोग जाके मोशन कहेंगे। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जगह चेंज कर रही है और टाइम, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें टाइम का चेंजेस नहीं आए। ठीक है, तो वो मोशन कैटेगरी में आएगा ही नहीं। मोशन का मतलब यही हो गया कि अगर कोई चीज अपना पोजीशन चेंज कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि वो सर्टेन टाइम लेगा। अब वो टाइम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, स्लो टाइम भी हो सकता है, फास्ट टाइम भी, तो बहुत ज्यादा समय भी हो सकता है, घंटा 2 घंटा भी हो सकता है, या सेकंड या मिली सेकंड में भी टाइम हो सकता है। तो समय के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रही है तो उसको हम लोग मोशन कहेंगे। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हवा में जो चिड़िया उड़ रही है उसको हम लोग मोशन कहेंगे, जो मछलियां तैर रही है उसको हम लोग मोशन कहेंगे। हमारे शरीर में जो ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, हार्ट से लेके हर एक ऑर्गन तक ब्लड का फ्लो होता है, वो भी मोशन का एग्जाम्पल होता है। ठीक है,
उसका कार मूव करे जैसे तो कॉमन एग्जाम्पल है, तो वो सब मोशन का एग्जाम्पल हो जाता है। उसके बाद कुछ और भी एग्जाम्पल है जैसे कि एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, ये भी मूव करते रहते हैं, लेकिन इनका मोशन हम लोग को डिटेक्ट नहीं हो पाता है क्योंकि ये बहुत ही या तो इनविजिबल फॉर्म में हमें उसको फिजिकली देख नहीं पा रहे हैं, या फिर इनका मोशन बहुत ही स्लो होता है, या फिर बहुत ही जो उसका डिस्टेंस ट्रेवल है वो बहुत कम होता है, इस कारण हम लोग उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। ये तो छोटा स्केल का बात हो गया। अब कुछ बड़े स्केल की बात करें जैसे कि प्लैनेट, स्टार्स, ये सब भी मूव करते हैं, तो आप देख ही सकते हैं, सनराइज होता है, सनसेट होता है, तो इस तरह का मूवमेंट हर जगह होता है। ठीक है, पूरे यूनिवर्स में हर जगह मोशन तो होगा ही होगा। ठीक है, अब कुछ मोशन में तो यह समझ गए जिसको हम देख के डायरेक्टली हम समझ लेते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट एविडेंस से हम लोग कह सकते हैं कि ये चीज मोशन कर रहा है। लेकिन कुछ चीज जो हम लोग सामने देखते हैं लेकिन उसको इनडायरेक्ट एविडेंस से प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ उसमें मोशन हो रहा है। ठीक है, जैसे मूवमेंट ऑफ एयर, हवा चल रही है। ठीक है, हवा चल रही है, लेकिन इसको अगर हम लोग डायरेक्टली बोले प्रूफ करो, ठीक है, तो वो प्रूफ करना काफी दिक्कत है। लेकिन एक कागज को अगर हम हवा में रखेंगे वो उड़ जाएगा। ठीक है, तो इससे प्रूफ होता है कि हवा चल रही है, हवा में मोशन है। क्यों? क्योंकि हवा ने कागज को मूव कराया। ठीक है, तो हवा में भी मूवमेंट था, इसलिए उसने कागज को भी मूव कराया। तो ये इनडायरेक्ट एविडेंस हो गया कि एयर में मूवमेंट हो रहा है। इसको अगर हम लोग को पता लगाना है तो ये इनडायरेक्टली हम लोग पता लगाते हैं। कुछ भी अगर कपड़ा रख दिए तो वो उड़ जाता है, कपड़ा टंगा हुआ कहीं वो उड़ रहा है, तो हवा में मोशन है, इसी कारण से उड़ा, तो ये इनडायरेक्ट एविडेंस है। अच्छा, दूसरा इनडायरेक्ट एविडेंस का अगर हम लोग बात करें तो जैसे सनराइज का फिनोमेना होता है, सनसेट हो गया, चेंजिंग ऑफ सीजन हो गया, अर्थ का मोशन हो रहा है। जैसे सनराइज और सनसेट होता है तो सन मूव करते हुए दिखाई देता है, वो तो रियल बात है कि अर्थ के मूवमेंट के कारण सन मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन मोशन तो हो रहा है। इसी कारण तो इनडायरेक्टली हम लोग कंक्लूड करते हैं कि हाँ अर्थ में मोशन हो रहा है। डायरेक्टली अगर कोई प्रूफ करने को बोलते हैं कि अर्थ में मोशन हो रहा है तो वो प्रूफ करना काफी दिक्कत है, प्रूफ होगा, काफी कठिनाई से प्रूफ होगा, इनडायरेक्टली प्रूफ किया जाता है इसको। तो इसीलिए ये सब इनडायरेक्ट एविडेंस है कि जिससे हम लोग प्रूफ कर पाते हैं कि सनराइज, सनसेट, अर्थ का मोशन, चेंजिंग ऑफ सीजन, तो ये सब मोशन ऑफ द अर्थ के कारण मूव कर रहा है। तो ये हम लोग इनडायरेक्टली प्रूफ करते हैं कि हाँ अर्थ में मोशन है क्योंकि सनराइज हो रहा है। ठीक है, इस तरह से। तो ये कुछ है डायरेक्ट, किसी मोशन को हम लोग डायरेक्टली देख के हम लोग कह सकते हैं, जैसे कार का मूवमेंट है तो उसको हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि हाँ ये डायरेक्ट मूवमेंट हो रहा है। और कुछ इनडायरेक्ट एविडेंस भी हम लोग निकालते हैं, जैसे कि अर्थ के मोशन को इनडायरेक्टली निकालते हैं। ओके, अब हम लोग समझते हैं कोई भी मोशन होता है तो उसमें रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि कुछ बच्चे हैं जो कि स्कूल बस में है, ठीक है, और कुछ बच्चे हैं जो कि रोड साइड पे खड़े हैं। तो होगा ये कि अगर बस मूव कर रही है तो बाहर से जो बच्चे उस बस को देख रहे हैं तो वो बस मूव करती हुई दिखाई देगी, उसमें मोशन होगा। साथ साथ उसके अंदर जितने बच्चे हैं वो भी बस के साथ मूव करते हुए दिखाई देंगे, कॉमन फिनोमेना है। ओके, अब एक दूसरा केस लेते हैं। मान लीजिए कि उन बच्चों में इसकी ही बात करते हैं जो बस के अंदर है। ठीक है, वो क्या होगा, उनको तो अगल बगल के बैठे हुए बच्चे उनको तो रुके हुए दिखाई देंगे, उनमें तो मोशन दिखाई देगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट का खेल हो रहा है। ठीक है, तो इसी रेफरेंस पॉइंट को हम लोग को समझना है। हमेशा मोशन के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, और अब और डिटेल में इस रेफरेंस पॉइंट को समझते हैं। डिफरेंस पॉइंट का यहाँ पे हम लोग ओरिजिन भी कह सकते हैं या फिर कोई एक स्टेबल पॉइंट ले सकते हैं। यहाँ पे बस वाला एग्जांपल में बाहर जो लड़के खड़े थे उसके रेस्पेक्ट में बस मूव कर रही है। ठीक है, और उसके ही बाहर वाले लड़कों के रेस्पेक्ट में ही अंदर में जो बच्चे बस के अंदर हैं वो भी मूव कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग, तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया, बाहर में जो बच्चे खड़े हैं वो। ठीक है, अगर हम लोग रेफरेंस पॉइंट को चेंज कर देते हैं, रेफरेंस पॉइंट को चेंज करके हम लोग लेते हैं अंदर में ही एक बच्चा बैठा हुआ है, उसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में बस अगर वो बाहर देखता है तो बस मूव कर रही है क्योंकि बाहर का वो रेफरेंस पॉइंट ले रहा। अगर अंदर का ही हम लोग बात करें तो बस में बैठा हुआ लड़का अगर दूसरे लड़के को देखता है तो वो स्टेबल है, मतलब कि वो रुका हुआ, वो मोशन में नहीं दिखाई देगा क्योंकि दोनों यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट का चेंज हो गया। क्योंकि जब बस मूव कर रही है तो दोनों बच्चे का मोशन होगा। ठीक है, जब दोनों बच्चे मूव कर रहे हैं तो यहाँ रेफरेंस पॉइंट अगर ले लिया जाए तो दूसरा वाला बच्चा जो है अंदर का है वो भी रुका हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं रेफरेंस पॉइंट का कंसेप्ट, और पॉइंट ऑफ ओरिजिन भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, और ये हम लोग को जरूरत क्यों पड़ता है, डिस्टेंस और डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए। डिस्टेंस क्या है किसी पोजीशन का और उसका
वहां पे उसका डायरेक्शन क्या है, इसको अगर हम लोग को लोकेट करना है किसी ऑब्जेक्ट का, तो उसके लिए हमको ये रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमें अपने स्कूल का लोकेशन बताना है, ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि योर स्कूल इज 3 किलोमीटर ईस्ट ऑफ योर होम, ठीक है, आपके घर से 3 किलोमीटर, तो यहाँ पे 3 किलोमीटर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ईस्ट, तो 3 किलोमीटर ईस्ट ऑफ योर होम, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट से हमेशा एक डायरेक्शन और डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है किसी भी ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए। तो यहाँ पे 3 चीज इंपॉर्टेंट चीज हो गया, हमेशा किसी भी अगर मोशन में किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है। रेफरेंस पॉइंट जरूरत हो गया, उसके बाद हमको उसकी डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, किस डायरेक्शन में वो चीज है, ठीक है, और तीसरे चीज की जरूरत पड़ेगी वो हमारे से कितने दूरी पे है, ठीक है। तो ये चीज अगर हमें पता चलेगा तो हम उसको प्रॉपर बता सकते हैं कि वो चीज मोशन में है और वो मूव कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। उसी तरह से कह सकते हैं सिटी ए, अगर कोई एक सिटी है वो 100 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ सिटी बी है, तो सिटी बी से 100 किलोमीटर नॉर्थ में सिटी बी है, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट इतना जरूरी है कि इसके बिना हम लोग कोई भी मोशन को हम लोग बता ही नहीं सकते, ठीक है। जैसे कि अगर बस वाला जो एग्जाम्पल था उसमें रेफरेंस पॉइंट का इतना जरूरत है कि अगर बाहर से बैठे हुए बच्चे हैं वही जाके बस का स्पीड को बाहर से अवलोकन कर सकते हैं, उसका ही डिस्टेंस निकाल सकते हैं, वो कितना मोशन कर रहा है, मोशन में फास्ट है स्लो है, तो वो सब चीज उसी से हो सकता है, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट का यहाँ पे जो बात है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बहुत जरूरत पड़ता है, इसमें उसको 0 या O से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक कंसेप्ट ओवरव्यू कर लेते हैं, बात करते हैं हमारे क्लासरूम की वॉल की, तो वो रेस्ट में है कि मोशन में, ये हमने बताना है। तो ये रेफरेंस पॉइंट से पता चलेगा कैसे, क्लासरूम में जितने बच्चे हैं, ठीक है, उनके रिस्पेक्ट में जो वॉल है वो मोशन में नहीं है, वो रेस्ट में है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके रिस्पेक्ट में तो वो मूव कर ही नहीं रहा है, ओके। लेकिन मून पे बैठा हुआ कोई एस्ट्रोनॉट है, ठीक है, मून पे बैठा हुआ एस्ट्रोनॉट है, वो अपने दूरबीन से अगर आपके क्लासरूम को देख रहा है, आपको देख रहा है, आपके क्लासरूम के वॉल को देख रहा है, तो अर्थ के साथ तो वो मूव कर रहा है आपका क्लासरूम, तो वो मोशन में दिखाई देगा। तो यहाँ पे कंसेप्ट ओवरव्यू में यही चीज है कि रेफरेंस पॉइंट का खेल है। अगर रेफरेंस पॉइंट आप खुद हैं जो कि क्लासरूम में हाजिर हैं, मतलब अर्थ पे ही हैं, क्लासरूम में ही है, तो आपके रिस्पेक्ट में वॉल मूव नहीं करेगी। अगर आप अर्थ के बाहर हैं, बाहर मून से अगर आप देख रहे हैं या किसी दूसरे प्लैनेट से देख रहे हैं या स्पेस से देख रहे हैं, तो आपको अर्थ के साथ साथ क्लासरूम का भी मूवमेंट दिखाई देगा। बस वाला कंसेप्ट है यहाँ पे भी, ठीक है। तो एक ही ऑब्जेक्ट एक साथ मोशन में भी हो सकता है, रेस्ट में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट का खेल हो जाता है कि आप किस रेफरेंस से उसको देख रहे हैं, ठीक है। तो यही मेन चीज इसमें डिस्कस है। दूसरा कंसेप्ट ओवरव्यू देखते हैं। हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड दैट द ट्रेन इन विच यू आर सिटिंग अपीयर्स टू मूव व्हाइल इट इज इन रेस्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कहीं पे ट्रेन लगी हुई है प्लेटफॉर्म पे, आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन लगी हुई है कहीं प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, बीच में, और कभी कभी ऐसा लगता है कि आपकी ट्रेन मूव करने लगी। तो होता यह है कि अगल बगल भी आपके अगर मान लीजिए ट्रेन है, वो अगर मूव करती है, ठीक है, स्लो स्पीड की मैं बात कर रहा हूँ, जस्ट स्टार्टिंग स्पीड जो होती है, अगर वो मूव कर रही है, तो ऐसा कभी कभी हमें फील आता है कि हमारी ट्रेन ही चल रही है, ठीक है। यही मेन क्वेश्चन का मतलब है। तो ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे देखिए हम क्या देख रहे हैं, हम खिड़की से बाहर से दूसरे ट्रेन को देख रहे थे, उसके रेस्पेक्ट में हम अपने आप को कंपेयर कर रहे थे। तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट जो दूसरा था, ट्रेन था, वही मूव करने लगा। तो कोई एक चीज मूव करने लगा ना, जिसके कारण से हमें मोशन ऐसा फील होने लगता है कि हमारी ट्रेन ही मूव कर रही है, जबकि हमारी ट्रेन मूव नहीं कर रही होती, दूसरी ट्रेन मूव कर रही होती है। तो ऐसा कभी भ्रम हो जाता है। तो उसी का ये कंसेप्ट ओवरव्यू है कि कभी कभी अगर अगल बगल में ट्रेन लगी हुई है और हम एक ट्रेन में बैठे हैं जो कि रेस्ट में है, दूसरी ट्रेन अगर हल्की से मूव करने लगी, तो अगर हम उसको देखने लगते हैं तो ऐसा कभी कभी फील होता है कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारी ट्रेन मूव कर रही है, जबकि ऐसा नहीं होता है, वो रेफरेंस पॉइंट का खेल हो रहा है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट ही घसकने लगता है, इसके कारण से हमें लगता है कि हमारी ट्रेन मूव कर रही है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसका जो नेक्स्ट वाला जो कंसेप्ट है वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा।